प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंतर्यामी कौशिक बॉटनी डिपार्टमेंट से बीएससी पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर प्लांट इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एयर पोल्यूशन के बारे में बात की। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट्स का इफ़ेक्ट, फिर उसके बाद में हमने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट और एसिड रेन के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे वाटर पोल्यूशन के बारे में। जल प्रदूषण। जल के बारे में राजस्थान से ज़्यादा जल की उपयोगिता और जल ही जीवन है, हम लोगों से ज़्यादा कोई नहीं जानता। जल जीवन है, इस बात को हम भली प्रकार समझते हैं और प्रायोगिक रूप से भी जानते हैं। वाटर पोल्यूशन एक प्रकार का पोल्यूशन है जिसमें जो यूजेबल वाटर है, जिस जल को काम में लिया जा सकता है, उस जल में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का, अपशिष्ट पदार्थों का, वेस्ट मटेरियल का मिला दिया जाना पोल्यूशन कहलाता है। पोल्यूशन के बारे में हमने पहले बात की थी। पोल्यूशन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें जो अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट्स हैं, जो अवांछनीय तत्व हैं, जब जल, वायु या मृदा में मिला दिए जाते हैं और जिनके कारण अन्य जीवों का जीवन जो है वो खतरे में पड़ जाता है, उसे हम पोल्यूशन कहते हैं। तो जल में विभिन्न प्रकार के अन्य पदार्थों को, अपशिष्ट पदार्थों को मिलाना और जो यूजेबल वाटर है, जो काम में लिया जा सकने वाला जल है, उसे इस प्रकार के जल में परिवर्तित कर दिया जाना कि जो काम में ना लिए जा सके, वाटर पोल्यूशन कहलाता है। आज इस लेक्चर में हम वाटर पोल्यूशन के इंट्रोडक्शन, वाटर पोल्यूशन के डेफिनेशन, वाटर पोल्यूशन के कारण, उनका प्रभाव तथा उसे किस तरह से कंट्रोल किया जा सके, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारे पास में इंट्रोडक्शन। जल एक अमूल्य स्रोत है जिसके बिना जीवन जो है संभव नहीं है। पृथ्वी पर जल ही जीवन के लिए उत्तरदायी माना गया है। दिन प्रतिदिन इसके अत्यधिक यूज और केयरलेसनेस के कारण हम इस जल के उपयोग के समय ध्यान नहीं रखते। इसके कारण जो पीने योग्य जल है उसकी मात्रा प्रतिवर्ष कम होती चली जा रही है। हम भी जानते हैं हमारे क्षेत्रों में जो भूमि में पाया जाने वाला जल है उसका लेवल जो है नीचे चला जा रहा है, क्योंकि हम उसका उपयोग जो है वो अनकंट्रोल रूप में कर रहे हैं, नियंत्रित नहीं रख रहे हैं उसके उपयोग को। बहुत सारी ऐसी तरीके हैं जिसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है, जिनमें लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, जीवित और अजीवित पदार्थ दोनों सम्मिलित हैं। जल प्रदूषण क्या है, इसके बारे में हम डेफिनेशन दे सकते हैं, इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। इसके अनुसार जल में किसी भी प्रकार के ठोस, तरल या गैस से बने प्रदूषक की उपस्थिति, जिसके कारण जल की क्वालिटी, गुणवत्ता प्रभावित होती है, वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण कहलाता है। किसी भी तरह का सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। दूसरी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन इज डिफाइंड एज एडिशन टू द वाटर ऑफ एक्सेस मटेरियल और हीट दैट इज हार्मफुल टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म और विच impairs the beneficial use of water। यानी कि जल में किसी भी अतिरिक्त पदार्थ या तापमान की वृद्धि कर देना, जिसके कारण जो जल में रहने वाले जीव हैं उनके लिए वह नुकसानदेह हो, वाटर पोल्यूशन कहलाता है। इसमें दो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, अतिरिक्त पदार्थ और तापमान। तो दोनों स्थितियों में जल में रहने वाले जीव प्रभावित होते हैं
यह उनके लिए नुकसानदेह है, इसलिए इसे वाटर पोल्यूशन कहते हैं। शुद्ध जल हमें कहाँ से मिलता है? शुद्ध जल क्या है? 4 सोर्स है हमारे पास में। रेन, वर्षा जल, स्नो, बर्फ़ का गिरना, स्लीट, ओलों का गिरना, और हेल, जो नमी है जल के अंदर उपस्थित, उससे वेपर्स का बनना, वाष्प का बनना और जल के रूप में परिवर्तित होना। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि प्रकृति में वर्षा या वर्षा जनित जितने भी प्रकार हैं उनसे ही हमें शुद्ध जल प्राप्त होता है, और वह शुद्ध जल पृथ्वी पर आकर जब स्टोर हो जाता है अलग अलग रिसोर्सेज के रूप में, वाटर बॉडीज़ के रूप में, तो वह शुद्ध जल पीने योग्य रहता है। लेकिन यदि उसमें किसी प्रकार से किसी प्रकार की कोई मिलावट कर दी जाती है, रसायन की, सॉलिड की या गैसेस की, या उसके तापमान में परिवर्तन आ जाए, तब हम उसे वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण कहते हैं। वाटर पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं? पहला कारण है डोमेस्टिक वेस्ट, जो घरेलू वेस्ट है। सीवेज सिस्टम, हमारा जो सीवेज, जो नालियाँ या सीवर सिस्टम है उसके द्वारा। सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रीज़ के द्वारा उत्पन्न वेस्ट, एसिड रेन, ऑयल इंडस्ट्री और एक्वेटिक प्लांट्स। एक एक करके हम देखते हैं। डोमेस्टिक वेस्ट, जो घरेलू वेस्ट मटेरियल है उसको जल में डाल दिया जाता है। वे सभी क्षेत्र जो जल के स्रोतों के किनारे हैं, नदियों के किनारे हैं, समुद्र के किनारे हैं, वहाँ से मानव के द्वारा उत्पन्न घरेलू वेस्ट, अपशिष्ट पदार्थ, उन्हें जल में डंप कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। दूसरा देखते हैं हम, सीवेज वेस्ट। सीवेज का अपशिष्ट, शहरों में विभिन्न स्रोतों के द्वारा उत्पन्न गंदगी, जो जल के साथ वाहित मल, अपशिष्ट पदार्थ, वो सभी जल के स्रोतों में, नदियों में, समुद्र में इत्यादि में डाल दिए जाते हैं। यह एक बहुत बड़ा दूसरा सोर्स है जिसके कारण वाटर पोल्यूशन होता है। सीवेज के कारण, सीवेज में उपस्थित विभिन्न रासायनिक पदार्थ, विभिन्न गैसीय अपशिष्ट पदार्थ, वो सभी शुद्ध जल में मिल जाते हैं और शुद्ध जल को वो पोल्यूट कर देते हैं या प्रदूषित कर देते हैं। तीसरा आता है हमारे पास में सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट में अधिकतम पॉलीथीन जो है वो एक बहुत बड़ा सोर्स है, क्योंकि आज के समय हर चीज़ प्लास्टिक या पॉलीथीन से बनी हुई ज़्यादा उपयोग में ली जा रही है। यूज़ एंड थ्रो नामक एक सिस्टम चला है जिसमें हम किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज़ को उपयोग में लेकर फेंक देते हैं। यह प्लास्टिक क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसे प्रकृति के द्वारा जल्दी से नष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए फिर यह एकत्र होने लगता है, और इस एकत्रित वेस्ट मटेरियल को डंप करने के लिए, या यह एकत्रित वेस्ट मटेरियल क्योंकि हल्का होता है, वर्षा जल के साथ यह जल स्रोतों में चला जाता है, जहाँ पर यह ब्लॉकेज उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करता है, और उस रुकावट के फलस्वरूप जल में पोल्यूटेंट्स, प्रदूषकों की मात्रा बढ़ने लगती है और जल प्रदूषित हो जाता है। तो थर्ड जो बड़ा सोर्स है वो है सॉलिड वेस्ट। चौथा हमारे पास में सोर्स आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट, क्योंकि आज का समय विभिन्न उत्पादों के निर्माण का समय माना जाता है, और बहुत सी फैक्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो काम कर रही हैं, लगातार दिन रात काम कर रही हैं, उनके द्वारा उत्पन्न वेस्ट मटेरियल, चाहे वो गैस के रूप में है, चाहे वह सॉलिड के रूप में है, और चाहे वह लिक्विड के रूप में, केमिकल्स के रूप में है, वह सभी अंततः वाटर बॉडीज़ में, समुद्र जल में या नदियों के जल में, या जो हमारे पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, उनके जल में मिल जाता है। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट एक बहुत बड़ा सोर्स है। कुछ विशेष इंडस्ट्रीज़ यहाँ मेंशन की गई हैं, जैसे पेपर इंडस्ट्री, रबर इंडस्ट्री, मेटलिक इंडस्ट्री, एल्युमिनियम इंडस्ट्री इत्यादि। इनके द्वारा
अत्यधिक मात्रा में वेस्ट मटेरियल उत्पन्न किया जाता है। पांचवा जो बड़ा वाटर पोल्यूशन का कारक है वो है एसिड रेन। पिछले लेक्चर में हमने बात की एसिड रेन के बारे में। वायु प्रदूषण के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की गैसेस जो वाटर वेपर्स के साथ में रिएक्शन करती हैं, जल वाष्प के साथ में रिएक्शन करती हैं और एसिड्स का निर्माण करती हैं, और ये एसिड रेन के द्वारा, वर्षा के द्वारा पृथ्वी पर आ जाता है। यहाँ पर जो वर्षा है उसकी pH 7 से कम होती है और वो एसिडिक होती है। धीरे धीरे ये एसिड वाटर बॉडीज़ में एकत्र होने लगता है और उस वाटर बॉडी को एसिडिक बना देता है। एसिडिक होने के कारण वहाँ पर उत्पन्न होने वाले पादप, जंतु या जो वहाँ रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं जंतु पादप, वह नष्ट होने लगते हैं और जल जो है अत्यधिक प्रदूषित हो जाता है। तो एसिड रेन, क्योंकि दिन प्रतिदिन पेट्रोल डीजल का उपयोग बढ़ता जा रहा है, तो एसिड रेन जो है वो उसकी प्रतिशतता बढ़ रही है। तो एसिड रेन एक बहुत बड़ा सोर्स है। एक सबसे बड़ा सोर्स है ऑयल इंडस्ट्री, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, वायु प्रदूषण में भी बात की थी। अधिकतम डीजल व पेट्रोल का उपयोग इन दिनों हो रहा है और डीजल व पेट्रोल का निर्माण ऑयल रिफाइनरीज के द्वारा किया जाता है। ऑयल रिफाइनरीज वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो शुद्ध पेट्रोल व डीजल का निर्माण करती हैं। इन इंडस्ट्रीज़ में क्योंकि अधिक उपयोग हो रहा है, इनका जो उत्पादन है वो कुछ देशों के द्वारा किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत होता है और ट्रांसपोर्टेशन के में एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होने के कारण ऑयल स्पिल का नाम सुना होगा आपने। समुद्री जल के ऊपर तेल की एक परत बन जाती है, जिसके कारण ऑयल स्पिल के कारण समुद्री जल प्रदूषित हो जाता है। तो ऑयल इंडस्ट्री जो गैसीय रूप में भी, तरल रूप में भी, गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में पॉल्यूटेंट्स को बना रही है, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है वाटर पोल्यूशन का। ये कुछ चित्र हैं जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से किसी एक जहाज से तेल का रिसाव होने के कारण समुद्र पर तेल की परत जम जाती है या वो तेल आग पकड़ लेता है, तो वहाँ पर रहने वाले, निवास करने वाले जीव जंतु नष्ट हो जाते हैं। इस चित्र में भी यही दिखाया गया है, ऑयल के जलने से, तेल के जलने से किस प्रकार धुआं उत्पन्न हो रहा है और समुद्री जो जल है वो प्रदूषित हो रहा है। उस धुएं से बनने वाले गैसेस फिर एसिड रेन के द्वारा पृथ्वी पर पुनः आ जाएंगी और वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन करेंगी। पांचवा बड़ा कारण है एक्वेटिक प्लांट्स। इसके बारे में थोड़ा आपको समझना होगा। एक्वेटिक प्लांट्स, जैसा आप जानते हैं, जलकुंभी को आप जानते हैं, जो हमारी नहरों में पाई जाती है। जलकुंभी या वाटर हायसिंथ एक इस प्रकार का पादप है जो बड़ी पत्तियों वाला पादप है। यह पादप बहुत अधिक संख्या में जल की सतह पर पाया जाता है। जब वाटर हायसिंथ या जलकुंभी जल पर विकसित हो जाता है तो यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है और जो सूर्य की किरणें जो जल में प्रवेश करना चाहती हैं उन्हें रोक लेता है, जिसके कारण जल में निमग्न सबमर्ज्ड प्लांट जो हैं, पादप जो डूबे हुए हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते और अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो पादप, तो वाटर हायसिंथ या जलकुंभी जब प्रकाश को रोक लेता है तो उसके अंदर प्रकाश प्रवेश नहीं करता और निमग्न जल में जो पादप हैं वो मर जाते हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल उस जल का बढ़ जाता है। ऑर्गेनिक मटेरियल बढ़ने के कारण जो जल में उपस्थित घुलित अवस्था में ऑक्सीजन है उसकी मात्रा कम हो जाती है, BOD बढ़ जाती है और जल जो है सड़ांध मारने लगता है, सड़ने लगता है। तो ये एक बड़ा प्रकार का पोल्यूशन है। अधिकतम यह प्रकार का पोल्यूशन खड़े जल में होता है। बड़े बड़े पोंड्स, पोखर, तालाब जहाँ पर जल खड़ी हुई अवस्था में स्टेगनेंट फॉर्म के अंदर रहता है, वहाँ पर इस प्रकार का पोल्यूशन होता है। तो यह एक बड़ा सोर्स है। टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हायसिंथ को ये बताया गया था। जो जलकुंभी है उसने वहाँ पर, क्योंकि बंगाल में मछलियों का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है भोजन में और मछली पालन एक बहुत बड़ा उद्योग है,
और वहाँ पर इस जलकुंभी के कारण जो वाटर बॉडीज़ हैं वहाँ उसमें उपस्थित जल में ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण मछलियाँ जो है वो नष्ट हो गई, और बहुत बड़ा फेमाइन या बहुत बड़ा अकाल मछलियों का आ गया। इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कारण वाटर पोल्यूशन का रिलीजियस मीन्स, हालांकि यह कारण इतना प्रभावी नहीं है, पर फिर भी इसे एक सोर्स के रूप में माना जा सकता है। जैसे बहुत बड़े मेले, कुंभ इत्यादि जो जल के किनारे पर आयोजित किए जाते हैं, उस समय में क्योंकि वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या होती है, और जनसंख्या होने के कारण जो जल के अंदर वाहित मल है या जल में विभिन्न प्रकार के पोल्यूटेंट्स उस समय के लिए मिल जाते हैं और जल प्रदूषित हो जाता है, वाटर पोल्यूशन हो जाता है। वाटर पोल्यूशन के प्रभाव, सबसे पहले डेथ ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, जो जलीय जीव हैं जिनमें पादप या जंतु दोनों सम्मिलित हैं, उनकी मृत्यु हो जाना, क्योंकि वाटर पोल्यूशन होगा, जल प्रदूषण होगा, और जल प्रदूषण होने के कारण जो जलीय जीव हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे, और उनके लिए प्रतिकूल परिस्थितियां हो जाएंगी, और उन केमिकल्स, गैसेस या तापमान के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी। ये सबसे बड़ा एक इफ़ेक्ट है वाटर पोल्यूशन का। अब क्वेश्चन ये आता है कि जलीय जंतुओं के या जीवों के मरने से क्या फ़र्क पड़ेगा। हमने पीछे लेक्चर्स में फूड वेब, फूड चेन के बारे में पढ़ा है। फूड वेब और फूड चेन में हमने पढ़ा कि एक जीव से दूसरे जीव या एक पोषक स्तर से, ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ऊर्जा को न बनाया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, ये अपनी रूप में परिवर्तन करती है। तो जब जीवों की मृत्यु हो जाएगी तो फूड वेब या फूड चेन में एक रिक्तता उत्पन्न हो जाएगी और ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होगा, और उसके कारण अल्टीमेटली लंबे समय के पश्चात पूरा जो पादप जगत है, पूरा जो जंतु जगत है, पूरा जो जैविक जो जगत है, जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, वो प्रभावित हो जाएगा। तो एक ये वाटर पोल्यूशन का सबसे बड़ा इफेक्ट है। दूसरा इफेक्ट है, क्योंकि हम पढ़ते हैं भारत सरकार के द्वारा स्वच्छ गंगा, स्वच्छ यमुना करके प्रोजेक्ट भी चलाए गए हैं। वे सभी नदियाँ जो बड़े शहरों के पास से गुजरती हैं, वहाँ पर अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा अधिक होती है। रुकावट उत्पन्न होने की बात हमने पहले की। अपशिष्ट पदार्थों के कारण जल की जो मात्रा है वो कम होने लगी, और जल की मात्रा कम होने से नदियाँ सूखने लगी, और धीरे धीरे रिवर्स या नदियाँ जो हैं वो डस्टबिन के रूप में विकसित हो गई। वहाँ पर वेस्ट मटेरियल अधिक और जल कम मात्रा में पाया जाने लगा। ये इफ़ेक्ट है। उसके बाद में तीसरा सबसे बड़ा इफ़ेक्ट, मानव प्रजाति को स्वच्छ जल आवश्यक होता है पीने के लिए। जंतुओं को स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है पीने के लिए, क्योंकि जल एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं हो रही हैं उनमें माध्यम जो है जल है, और यदि शरीर में जल नहीं होगा तो डिहाइड्रेशन के कारण जीव की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि जल अत्यधिक मात्रा में पोल्यूटेड होता जा रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो स्वच्छ जल या शुद्ध जल उसकी मात्रा कम होती जा रही है। ये एक सबसे बड़ा थ्रेट है एक मानव प्रजाति को या पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों के लिए। BOD के बारे में बात की हमने पिछले स्लाइड में, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये एक तरह का जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है, जो कि यह बताती है कि उस जल की हेल्थ कैसी है। अगर BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अधिक है, यानी कि उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो वह जल सड़ने लगेगा, उसमें ऑर्गेनिक पदार्थ जो कार्बनिक पदार्थ है उसकी मात्रा अधिक हो जाएगी और वह रहने लायक नहीं रहेगा। पोल्यूशन के कारण BOD बढ़ जाती है, और BOD बढ़ने के कारण जल जो है पोल्यूशन हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम को स्थिरीकरण किया जाए, यूजिंग वाटर हायसिंथ टू रिमूव वाटर पोल्यूटेंट्स,
वाटर हाइसिंथ जो पादप हैं जो जल के ऊपर तैर रहे हैं उनको हटाया जाए ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। यूजिंग केमिकल मेथड्स, कुछ केमिकल मेथड हैं जैसे आयन एक्सचेंज मेथड है, रिवर्स ऑस्मोसिस है, प्रेसिपिटेशन है, कोगुलेशन है, ये कुछ केमिकल मेथड्स हैं। कूलिंग मेथड्स है जहाँ पर जल का तापमान बढ़ रहा है उसे ठंडा रखा जाए। और रिसाइकलिंग, रिनोवेशन, रिचार्ज एंड रीयूज़ ऑफ वाटर, जो भी वेस्ट वाटर है उसको हम रिसाइकल करें, उसका रिनोवेशन करें और उसे रिचार्ज करें। रिचार्ज करने के बाद में उसको दोबारा यूज़ करें। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पहला मेथड, स्टेबलाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, रिडक्शन एट द सोर्स, हम कम से कम ऐसे पदार्थ यूज़ करें जो वेस्ट मटेरियल का निर्माण करें, कम से कम वेस्ट मटेरियल उत्पन्न करें। दूसरा, बर्निंग ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जितना भी कार्बनिक वेस्ट अपशिष्ट पदार्थ है उसे ज़मीन में खड्डा खोद करके दबा दिया जाए, उसे जल के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाए। फिश मैनेजमेंट, जल में कुछ इस प्रकार की मछलियों का उपयोग किया जाए जो अपशिष्ट पदार्थों को खा सकें, नष्ट कर सकें, ताकि जल स्वच्छ बना रह सके। और जल को प्रॉपरली यूज़ किया जाए, जितनी आवश्यकता है उतना ही यूज़ किया जाए, वेस्ट ना किया जाए। दूसरा आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बड़े शहरों के पास में सीवेज जो है, वाहित मल जो है, उस अपशिष्ट है उसको ट्रीट करने के लिए बड़े ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाएं ताकि वह वाहित मल सीधे ही जल स्रोतों में प्रवेश न करे। आयन एक्सचेंज मेथड, इस प्रकार के मेथड में नाइट्रेट्स जैसे कुछ सोल्यूबल पदार्थ हैं जिन्हें मुश्किल से रिमूव किया जा सकता है, इनके लिए कुछ ऐसे केमिकल्स का उपयोग किया जाए जो इन्हें हाइड्रोक्साइड आयंस के अंदर परिवर्तित कर दे और हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो फिर हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कर जल अणुओं का निर्माण करें। ये कुछ प्रक्रिया जो दिखाई गई है किस प्रकार से आयंस जो हैं वो एक्सचेंज किए जा सकते हैं जल के पोल्यूशन को रोकने के लिए। ये एक मेथड है। रिवर्स ऑस्मोसिस, ये हम आजकल जो वाटर प्यूरिफायर है उस प्रक्रिया के अंदर काम में लिया जाता है। रिवर्स ऑस्मोसिस ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कंसंट्रेशन के विपरीत, सांद्रता के विपरीत जल को स्वच्छ किया जाता है। इसमें से जो अतिरिक्त मिनरल्स, खनिज पदार्थ या जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव किया जाता है। धन्यवाद। इससे जुड़े क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, दिए जाएंगे और आप उसे मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप भेज सकते हैं। धन्यवाद।